हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। यस, ध्यान से सुनिएगा। आज हम कुछ ऐसी चर्चा करने वाले हैं। आज हम इस ऐसे विषय को आज आपके सामने लाने वाले हैं जिसको आप सुनकर कहेंगे ऐसा क्यों, क्या, कैसे, कब। बहुत सारे प्रश्नों का आपके यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगने वाला है। यस, कविता है हमारी पाठ 7, नाम है छाया मत छूना। छाया मत छूना, क्यों, क्या हो जाएगा, कहीं कोई साया आ जाएगा क्या? देखेंगे पाठ को पढ़कर। कवि है गिरिजा कुमार माथुर और इस कविता में हम आज के वीडियो में करने जाने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस बेटा, कविता पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम व्याख्या भी देखेंगे। उसके साथ हम उसमें आए बहुत कई अनेकों नए नए शब्दों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अर्थ के साथ ही हम कवि के भावनाओं को भी समझेंगे और हम अपने जीवन से भी जोड़ेंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि छाया मत छूना। ये कौन सी बात हुई, छाया मत छूना, मैं तो छूने वाली हूँ। नहीं नहीं मैडम, मत छूइए, क्या पता क्या हो जाएगा। हाँ, वही तो देखेंगे आज हम। चलते हैं, सबसे पहले हम गिरिजा कुमार माथुर जी के जीवन परिचय की ओर चलते हैं। जानते हैं उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, उनकी साहित्यिक उपलब्धियाँ क्या हैं, उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, सब कुछ अभी हम जानते हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे छाया मत छूना। आइए चलते हैं कवि परिचय की ओर। गिरिजा कुमार माथुर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म ग्वालियर जिले के अशोक नगर कस्बे में 22 अगस्त सन 1918 में हुआ था। वे एक कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उनके पिता ने घर में ही उन्हें अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ाया। स्थानीय कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद वे 1936 में स्नातक उपाधि के लिए ग्वालियर चले गए थे। ठीक है, 1938 में उन्होंने बीए किया। 1941 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया तथा वकालत की परीक्षा भी पास की। मतलब वकील भी थे वे, नाटककार तो थे ही, कहानीकार थे, साथ साथ वकालत की पढ़ाई भी की। सन 1940 में उनका विवाह दिल्ली में कवयित्री शकुंत माथुर से हुआ। शुरुआत में उन्होंने वकालत की, परंतु बाद में उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में नौकरी की। वकालत में उनका मन नहीं लगा, इसलिए फिर उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में भी नौकरी की, क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता होंगे, रचनाकार अधिकतर वक्ता होते ही हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, उनकी रचनाओं की विशेषताएं। गिरिजा कुमार की काव्यात्मक शुरुआत सन 1900 क्या लिखा है जल्दी बताइए, 34 में ब्रज भाषा के परंपरागत कवित्व सवैया लेखन से हुई। उनकी रचना का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं से युक्त है तथा भारत में चल रहे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित है। कविता के अतिरिक्त वे एकांकी नाटक, आलोचना, गीति काव्य तथा शास्त्रीय विषयों पर भी लिखते रहे हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की साहित्यिक पत्रिका गगनांचल का संपादन करने के अलावा उन्होंने कहानी, नाटक तथा आलोचनाएं भी लिखी हैं। उनका ही लिखा गया एक भावांतर गीत हम होंगे कामयाब समूह गान के रूप में अत्यंत लोकप्रिय है। याद रखिएगा कि जो समूह गान या ग्रुप सॉन्ग आपने सुना है, आप गाते भी होंगे स्कूल में, वो किसने लिखा है, गिरिजा कुमार माथुर जी ने। सुना है ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब आपको ये याद रखना होगा कि जो सॉन्ग जिसने लिखा है वे कवि हमारी पाठ्य पुस्तक में भी हैं, गिरिजा कुमार माथुर। अब देखिए, जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, छाया मत छूना, नहीं छूना है छाया को, नहीं तो गजब हो जाएगा। क्यों, कौन सी छाया, क्यों छूने से कवि ने मना किया?
छाया यहाँ पर कवि ने हमारी पुरानी स्मृतियों को कहा है, हमारी पुरानी यादों को कहा है जो बीत चुकी हैं, जिनका अब याद करना शायद निरर्थक होगा। तो कवि का मानना है कि जो हो चुका है, जो बीत चुका है, जो विगत स्मृतियां, जानते हैं ना बेटा, स्मृति का मतलब यादें, जो पुरानी यादें हैं, हम अक्सर, मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं हम, अक्सर मानव या मनुष्य पुरानी बातों में खोया रहता है। काश कि वो दिन फिर आ जाते, वो दिन कितने अच्छे थे, पता है जब मैं ऐसा करता था, पता है जब मेरे साथ ये हुआ था। अरे हुआ था ना, हो चुका है। आप उन बातों को याद करके अपने प्रेजेंट को अर्थात वर्तमान को क्यों वेस्ट कर रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं उस समय को? जो समय आज हमारे हाथ में है वो भी भूतकाल में चला जाएगा, वो फिर वापस नहीं आएगा। तो हम भूतकाल की बातों को याद करके वर्तमान के समय को क्यों हमारे हाथ से फिसला रहे हैं? तो हमें विगत स्मृतियों को याद नहीं करना है। कवि कहते हैं चाहे यादें अच्छी हों, चाहे यादें बुरी हों, चाहे यादें सुखद हों, चाहे यादें दुखद हों, हमें किसी भी प्रकार की यादों में नहीं खोना है, बस दैट्स इट। कवि का मानना है कि चाहे अच्छी यादों को याद करेंगे तब भी हमें दुख मिलेगा और बुरी यादों को तो करने से दुख मिलेगा ही। कहते हैं कवि की छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यदि हमने पुरानी स्मृति को याद किया तो हमारा दुख 2 गुना बढ़ जाएगा। अच्छी यादों को याद करने से कैसे बढ़ेगा, बताती हूँ। देखिए, ठीक है, आपने कहा, आपका प्रश्न मैं समझ रही हूँ कि मैडम ठीक है, यदि पुरानी हम दुखद भरी यादों को फिर से याद करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, ठीक है, हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कवि कि अच्छी यादों को भी याद नहीं करना है। बेटा बताती हूँ कि जो अच्छी यादें हैं, जो विगत स्मृतियां हैं, जब बहुत अच्छा कुछ हुआ होगा, हमें अच्छे अच्छे अवार्ड मिले होंगे या कुछ सुखद स्मृतियां हैं, उनको आज हम वर्तमान में याद करेंगे। कब याद करेंगे? जब हम वर्तमान में किसी ना किसी कारण से दुखी होंगे तो हम करेंगे कितने अच्छे दिन थे, काश वो दिन फिर से लौट आते। हम दुखी तो हो रहे हैं ना, अच्छी यादों को याद करके भी हम आज के दुख में शामिल हो रहे हैं, अर्थात उन अच्छी यादों को भी हम दुख भरी बना रहे हैं। तो नहीं करना है मीन्स नहीं करना है, वर्तमान में जीना है, आज में जीना है। भूतकाल को भूत रहने दीजिए, ना तो हमें भविष्य की चिंता करना है, ना भूतकाल में खोए रहना है। वर्तमान हमारी मुट्ठी में रहेगा तो भूत और भविष्य हमारे साथ रहेगा। यदि हम भूतकाल की स्मृतियों में या विगत स्मृतियों में खोए रहेंगे तो वर्तमान भी चला जाएगा और भविष्य का कुछ होगा ही नहीं। समझ आया? तो हमें जो हो चुका है जस्ट लीव दैट, हमें उसको भूल जाना है, छोड़ देना है और आज में हमें जीना है, वर्तमान में जीना है। और क्यों, बताती हूँ। देखिए बेटा, 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, 24 घंटे। ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत सफल व्यक्ति हैं, जो सक्सेस हैं, उनके पास 48 घंटे हों एक दिन में, या जो असफल हैं उनके पास सिर्फ 12 ही घंटे हैं बेचारों के पास। कैसे सफलता प्राप्त करें? सबके पास 24 घंटे हैं। तिरंगा झंडा देखा है ना आपने? तिरंगा झंडे में हमारे जो रहते हैं, कितनी तीलियां रहती हैं आपको पता है? तिरंगे झंडे में देखा होगा ना आपने, हमारा तिरंगा झंडा। कोशिश करती हूँ मैं बनाने की, ठीक है। मान लीजिए इसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज मान लेते हैं और ये बीच में रहता है अशोक चक्र। अशोक चक्र रहता है ना बीच में, और अशोक चक्र में 24 तीलियां रहती हैं बेटा। याद है आपको? कभी सुना होगा ना कि इसमें कितनी तीलियां रहती हैं? ये 24 तीलियां रहती हैं। और ये 24 तीलियां क्या बताती हैं? ये 24 तीलियां हमें यह बताती हैं कि हमें 24 घंटे काम करते रहना है, थकना मना है। यदि हम थके, हारे, तो हम पीछे रह जाएंगे। समझ में आया? इसीलिए हमें हमेशा चलते जाना है, रुकना नहीं है। यदि हम रुक गए तो उस सड़े हुए पानी की तरह हो जाएंगे, जिसको पीना तो दूर, बदबू से भर जाता है तो कोई उसकी तरफ जाता भी नहीं है। बहता हुआ पानी पवित्र रहता है, इसी प्रकार से चलता हुआ जीवन सार्थक रहता है। मशीन को देख लीजिए, यदि कोई मशीन बहुत दिनों तक रखी रहे, महीनों रखी रहेगी, तो मशीन में जंग लग जाती है। ठीक वैसा ही होता है हमारे शरीर के साथ भी। यदि हम बिल्कुल आलस के वशीभूत या आलस के गुलाम हो जाएंगे, पड़े रहेंगे तो हाथ पैर उठेंगे ही नहीं। लगेगा कि कोई पानी भी दे दे, जो इधर उधर मक्खी मच्छर बैठे हैं वो भी कोई आकर भगा दे, हमें तो कुछ नहीं करना और जंग लग जाएगी। हम कर्म के बारे में सोचेंगे ही नहीं। इसलिए बी एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहिए, एकदम तंदुरुस्त रहिए
और किस तरह से आपको रहना है, नियमित दिनचर्या का पालन करना है। तो बात कर रही थी मैं कि 24 घंटे होते हैं हमारे एक दिन में। यदि हम 24 घंटों का बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो ये 24 घंटे हमें 24 गुना सफलता प्रदान करेंगे। होगा, ऐसा होगा। तो ऐसा भी नहीं करना कि अत्यधिक दिन रात हम पढ़े जा रहे हैं, परीक्षाओं के टाइम हम बीमार हो गए, ऐसा भी नहीं करना है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन को हमें अच्छे से काम करना है। हर एक दिनचर्या, हर एक दिन की जो दिनचर्या होगी उसका पालन करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि हमें यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें अपने अतीत समझते हैं, भूतकाल सुखों को याद कर अपने वर्तमान के दुख को और गहरा नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने अतीत की यादों में नहीं डूबना है, अपनी वर्तमान स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि इस जीवन में सुख और दुख दोनों ही हमें सहन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुखी सुखी या खुशी खुशी होगी हमारे जीवन में। सुख है तो दुख भी होगा, हंसी है तो गम भी होंगे, आंसू भी होंगे। दो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि अपने लक्ष्य से कभी भ्रमित नहीं होना है। जो रास्ता आपने चुना है, जो लक्ष्य आपने चुना है, उस पर चलते जाइए। ठीक है, जो राह चुनी तूने, अरे हो जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, यहाँ रात कहाँ है, अंधेरे के लिए, अंधकार के लिए, कठिनाइयों के लिए। ठीक है, हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। जीवन है तो संघर्ष है, जीवन है तो मुश्किलें हैं, जीवन है तो कठिनाइयां हैं। यदि हम सोचें कि हमारे जीवन में मुश्किलें ना आए, कठिनाइयां ना आए, तो हम जीवित ही नहीं है, समझ लीजिए हम तो मृत समान हो गए। क्योंकि मनुष्य जीवन है तो संघर्ष है। अब देखिए क्या क्या आता है जीवन में। जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ हैं आते, जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ हैं आते, जहाँ चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते, कहीं धीरज छूट ना जाए, कहीं धीरज टूट ना जाए, तू देख संभलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। आशा करती हूँ मेरे बच्चे, आप सुन रहे हैं ना, कि इतना अच्छा करके दिखाएंगे जीवन में कि कभी हम मिले, पृथ्वी गोल है, हो सकता है हम कभी मिल जाएं, तो आप पहचाने जाओगे मुझे। ठीक है, तो इस तरह से जब आप मिलें तो एक गर्व के साथ मैं कहूं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा विद्यार्थी है। इस तरह से बेटा अपने लक्ष्य को कभी भी भूलना नहीं है। हमें वर्तमान में जीना है। जो हो चुका, कभी कभी जैसे टेस्ट हुआ क्लास में या परीक्षाएं हुई और हमारे कम अंक आते हैं, हम बहुत निराश हो जाते हैं। नहीं होना है, फिर होगा ना, फिर से होगी परीक्षा, फिर हमें मेहनत करनी है। तो ये चक्र है, उसको चलाते रहना है, थमना नहीं है। ठीक है, अगर हम दुख से व्याकुल होकर अपने अतीत में बिताए हुए सुंदर दिन या सुखों को याद करते रहेंगे तो हमारा दुख कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा, हमारा भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने वर्तमान में आने वाले दुखों को सहन करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य संघर्ष से नहीं घबराते, जो मनुष्य कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं, जो मनुष्य परेशानियों का भी स्वागत कर देते हैं, मुस्कुराकर भाग जाती हैं परेशानियों के, अरे अरे चलो चलो ये नहीं टिकने देगा। तो अपने जीवन में आने वाली हर एक बाधा को डटकर सामना करिएगा और कभी भी उनसे हताश या निराश नहीं होना है। सबके पास 24 घंटे हैं, अच्छे से समय का सदुपयोग करना है और जीवन में सफल होना है। ठीक है, अब देखिए कविता की पंक्तियों को कितने अच्छे से पिरोया है कवि ने, वो पढ़ते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ये व्यक्ति बेचारा उदास बैठा हुआ है, एकदम निराश।
आइए देखते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। समझ आया? मत घबराइए, मैं समझाती हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, हमें पुरानी यादों को याद नहीं करना है, चाहे वे अच्छी हो तब भी नहीं करना है, बुरी हो तब भी नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है, हमें वर्तमान में जीना है। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। जीवन में है सुरंग, अब सुरंग का यहाँ पर ये नहीं कि कोई गुफा की बात कर रहा है, सुरंग की बात कर रहे हैं। सुरंग मीन्स रंग बिरंगी, बहुत रंगों वाली, कभी खुशी कभी गम, कभी रोना कभी हंसना, कभी रात तो कभी दिन, कभी सुबह तो कभी शाम, सब कुछ है ना, सुख दुख दो किनारे हैं, संसार तो एक नदिया है। तो यहाँ पर यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कवि कि जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, कभी अच्छे अच्छे पल भी आते हैं तो कभी दुखद पल भी आते हैं, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। हाँ, हमारे साथ जो अच्छे पल घटित हुए हैं, जो अच्छी बातें घटित हुई हैं, उनको याद करके हमें सुख की अनुभूति हो तो ठीक है, लेकिन यदि हम उनको याद करके दुखी हो जाएं तो फिर नहीं करना है। उन अच्छी यादों को भी मत याद करिए। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यामिनी चांदनी, तारों भरी रात, कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आए थे और चले गए, इस तरह से करके बात। अर्थात कभी कभी कुछ आता है क्षण भर के लिए और हमसे चला जाता है वापस, तो हम फिर हताश हो जाते हैं कि उफ ये क्या हुआ। तो कवि कहना चाहते हैं कि उन यादों को मत करिए याद। 4 दिन की चांदनी होती है फिर अंधेरी रात, सिक्के में 2 पहलू होते हैं, है ना। तो हर हमारा जो जीवन है कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कवि कहना चाहते हैं या कुंतल के फूलों की, केश बालों में फूल लगाते हैं ना, फूल गजरा, तो कवि अच्छी यादों को उनकी प्रेयसी के बालों में सजे हुए गजरे की भांति बता रहे हैं कि जो सुंदर सुंदर यादें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी प्रेयसी के बालों में, के लंबे लंबे बालों में गजरा लगा हो, तो उनको याद करना चाहते हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कभी कभी हम भूल जाते हैं क्या था, हाँ ऐसा था, काश कि वो फिर से हो जाए, इसलिए दुख मिलता है ना। तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए, बस इतनी कोशिश करना है कि हमारे जो हाथ में है अर्थात वर्तमान, उस पर फोकस्ड रहना है, उसको कंट्रोल में करना है, उसको हमारे हाथ से जाने नहीं देना है। जितना हो सके समय का सदुपयोग करना है, नियमित दिनचर्या का पालन करना है, डेली रूटीन अपने हाथ में रखिए। कहते हैं ना कि जो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है ना, वो दुनिया को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है, लेकिन जो खुद को ही कंट्रोल ना करेगा वो भला दुनिया पर कैसे विजय प्राप्त करेगा। अपने आप को कंट्रोल करना सबसे कठिन है, और उसके लिए हमें नियमित दिनचर्या, ध्यान, योग और साथ ही साथ खेल, व्यायाम, ये सब जरूरी होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होता है। विवेकानंद जी का कथन याद है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब हमारा शरीर अच्छा होगा तो पढ़ने का भी मन करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि छाया मत छूना अर्थात अतीत की पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहे हैं। कवि के अनुसार जब हम अपने अतीत के बीते हुए सुनहरे पलों को याद करते हैं तो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही हम यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं तो हमें उनके अभाव का ज्ञान हो जाता है, कमी खलती है। इस तरह हृदय में छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं, फिर से ताजे हो जाते हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुराने मीठे पलों को याद करके कह रहे हैं कि ये सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही हैं, जिनके साथ उनकी सुगंध भी है। कवि को अपनी प्रिय के तन की सुगंध भी महसूस होती है। यह चांदनी रात का चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूलों की याद दिला रहा है। इस प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता जाता है। जो भी हम जी रहे हैं वो उसको भूत होना है ना, जो आज है वो बीते हुए कल में हो जाएगा, जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, नहीं करना है याद। चलते हैं दूसरे काव्यांश की तरफ। अरे बाप रे, ये क्या हुआ, क्यों इस तरह की उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, क्यों इस तरह का मंजर छाया हुआ है। कवि की पंक्तियों को देखें।
यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छुपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। फिर से कभी वही बात कहना चाहते हैं कि यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना तू दौड़ा उतना ही भरमाया। अर्थात धन, लोभ, मोह, माया ये दलदल के समान होते हैं, जितना हम इनकी तरफ भागते हैं उतना ही इनमें धंसते जाते हैं। तो कभी भी लालच जैसे भाव को मन में उत्पन्न ही नहीं होने देना है। यदि लालच जैसा भाव आएगा तो हम अपने आप को भूल जाएंगे, हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे कि क्या हो रहा है। देखिए इस चित्र को, हमारा अस्तित्व ही उड़ता नजर आएगा, चला जाएगा काले अंधकार में। यदि हमने भूत को देखा, भूत मतलब बीती हुई, कहते ना भूत क्या है, भूत जो जा चुका है वही तो भूत है। तो हमें वर्तमान में जीना है, भूतकाल की यादों को याद नहीं करना है, क्योंकि जितना हम उनमें जाएंगे, जितना हम उनमें अंदर जाते जाएंगे उतना वो हमें अपनी ओर खींचती जाएंगी। ये सत्य है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता मतलब बड़प्पन, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। किसे कहते हैं बड़ा आदमी? मुझे 7 फीट की हाइट करना है, खली की तरह 7.3, तब मैं बड़ा आदमी कहलाऊंगा। कब बड़ा आदमी कहलाऊंगा? मुझे बहुत मोटा होना है, तब मैं बड़ा आदमी कहलाऊंगा। या मुझे बहुत ऊंचे छत पर जाकर खड़े हो जाना, तब मैं बड़ा आदमी कहलाऊंगा। या मेरे पास धन दौलत गाड़ी पैसा सब हो जाएगा, तब मैं बड़ा आदमी कहलाऊंगा। क्या पता क्या सोच के रखा है मनुष्य ने। जबकि बड़ा तो वो होता है जिसका चरित्र, जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसके गुण सर्व सुख प्रदान करें, जो सबका चहीता हो दिल से, ना कि किसी के भय से, जो अपना सम्मान, अपने सम्मान के साथ साथ दूसरों को सम्मान देना जानता हो, बड़ा तो वो कहलाता है। बड़ा तो वो कहलाता है जो अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखे। बड़ा तो वो कहलाता है जो छोटों में, बड़ों में, अमीरी गरीबी इनमें भेद ना करे। बड़ा तो वो कहलाता है जो अपने गुणों से सुगंधित पुष्प की तरह चारों तरफ के वातावरण को महका दे। फिर क्यों हम अर्थात व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धन दौलत पैसा गाड़ी इसको बड़ा होना मानता है? ये केवल मृग तृष्णा है। यहां पर कवि ने एक शब्द यूज किया है, मृग तृष्णा। समझते हैं कि जब रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप पड़ती है रेत के कणों पर, धूप भयंकर वाली, तो प्यासे मृग, मृग मीन्स हिरण, तृष्णा मीन्स लालच, ठीक है। तो जो प्यासे मृग रहते हैं उनको लगता है कि यहाँ पानी भरा है। कभी आपने देखा कि गर्मियों में जब हम कभी रोड पर जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है गीला है, कुछ ऑब्जर्व किया है? यस, है ना? ऐसा लगता है पानी सा हो, चिलचिलाती, ऐसा 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 नजर आता है, अजीब सा। तो ठीक उसी तरह से रेगिस्तान में जब चिलचिलाती धूप रेत के कणों पर पहुंचती है तो मृगों को, प्यासे मृगों को लगता है कि पानी है, वो भागते जाते हैं, भागते जाते हैं, भागते जाते हैं और प्राण त्याग देते हैं। अत्यधिक उनकी ऊर्जा नष्ट कर देती है उन्हें स्वयं को। हो सकता है कि यदि वो ध्यान से, आराम से अपने इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते, तो उनका जीवन काल और भी जाता। और हो, क्योंकि भीषण गर्मी है तो बरसात तो होनी है, हो सकता है वो तब तक भी जीवित रह सकते थे जब पानी की बूंदें आ जाती। लेकिन मृग तृष्णा, लालच, मनुष्य भी ऐसा ही करता है। यदि आज इतना है तो कल इतना 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 इतना। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, हंसी आए या ना है आई डोंट नो, लेकिन ये लालच की बात बताती हूँ कि एक कुआं था, कहते ना कुएं के मेंढक बनकर बैठ गए, जाओ थोड़ा बाहर निकलो। सुना होगा ना आपने कि कुएं के मेंढक नहीं बनना है। एक बार कुएं में अच्छा लबालब पानी भरा था, एक बैल आया उसमें पानी पीने के लिए। तो मेंढक भी रहते हैं कुएं में, मेंढक तो रहते ही हैं। तो छोटी सी एक बच्ची थी, मेंढक की छोटी सी बच्ची, मेंढ की, ठीक है। अब जब बैल पानी पीकर चला गया तो वो अपनी मम्मी से कहती है, कौन? छोटी सी मेंढकी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मम्मी आज एक बहुत बड़ा जानवर देखा मैंने। तो मम्मी बोली कि हाँ बेटा कितना बड़ा? तो वो फूल रही है, से कुप्पा होती जा रही। मम्मी इतना बड़ा? नहीं बेटा तू मत कर, कुछ गलत हो जाएगा, मत कर। नहीं मैं आपको बताऊंगी इतना, और भी बड़ा और बड़ा, और फट फूट गई वो। लालच मतलब यहां पर वो सोच ही नहीं रहे कि मैं कर क्या रही हूं, इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हमें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना है, सोच समझ कर।
कभी भी क्रोध में आकर, आपे में आकर, जल्दबाजी में आकर निर्णय नहीं लेना है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कि हम जो क्रोध में आकर जिस तरह के शब्दों का उपयोग कर देते हैं वो दूसरों को दुख देते हैं, और दूसरों को दुख देने से हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहां पर प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। जो धन दौलत मोह माया के लालच में मनुष्य भागता जाता है ना, वो मृग तृष्णा की भांति है, वो कभी उससे छूटता ही नहीं है और वो चला जाता है। एक व्यक्ति से कहा गया था कि शाम तक तुम जितनी जमीन नाप लोगे अपने कदमों से वो तुम्हारी। मन में लालच आ गया उस व्यक्ति के। वो सुबह सूर्योदय से पहले ही जाग कर चला गया, जाता गया, क्योंकि वो सोच रहा था मैं चल लूं, पैदल जाना था। उसको ये शर्त दी गई थी कि तुम पैदल जितनी जमीन नाप लोगे, अर्थात जहां तक तुम पहुंच जाओगे लौट कर आना है, तो वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। खुश हो गया और लालच के मोह में आकर वो भूल गया कि वो कर क्या रहा है। सुबह होते ही वो चला गया, पैदल चला गया, जाता गया। ना उसने ये देखा कि अब दोपहर होने वाली है, ना उसने ये देखा कि अब धूप कम होने लगी है, सूर्यास्त होने वाला है। नहीं देखा, जाता गया कि जितना अधिक जाऊंगा उतना अधिक मेरी जमीन हो जाएगी। भूल गया ना वो, और देखा कि सूर्य अस्त हो गया। और अब वो क्या करे, लौट कर आ रहा था। इतना थक चुका था, कई किलोमीटर्स जा चुका था, इतना थक चुका कि वो वहीं पर उसने प्राण त्याग दिए। उसकी कितनी जमीन चाहिए थी उसको? सिर्फ 2 फुट 2 गज जमीन उसके लिए काफ़ी थी। तो लालच करना बहुत बुरी बात होती है। हमारे पास जो है वो बेस्ट है, जितना है वो बेस्ट है। हाँ, मेहनत से हमें आगे जाना है, मेहनत हाथ पर हाथ रख नहीं बैठना है कि अरे भाई जितना है किस्मत में है, ठीक है, करना है, लालच नहीं करना है, कर्म करना है। ठीक है बेटा, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यथार्थ, सच, वास्तविकता, वर्तमान, जो सच्चाई है उसका सामना करना है, जो मुश्किल है उनका डट कर सामना करना है, जो कठिनाई है, मुश्किल है, रास्ते के रोड़े हैं, बाधाएं हैं, उनको देखकर दूर नहीं जाना है, उनको देखकर दूर वापस नहीं जाना है, क्योंकि वापस जाने के रास्ते के रोड़े या बाधाएं हट नहीं जाएंगी, उनको पार करना है ना। टेक्निक सोचिए, स्मार्ट हैं आप तो इसी तरह से अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना है और किसी भी तरह की कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं है। चाहे नंबर कम मिले कभी, चाहे कोई डांट दे या कुछ ऐसी परिस्थिति अब क्या करूं, उफ मैं कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं क्या कर लेते हैं, तो उस परिस्थिति में थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, समय तो सब कुछ सही कर देता है। कवि फिर कहते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। आइए पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में धन, ख्याति, मान, सम्मान इत्यादि के पीछे भागना व्यर्थ है। कर्म के पीछे भागो, ये सारी चीजें अपने आप मिलेंगी बेटा। यह सब एक भ्रम की तरह है। कवि का मानना है कि हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति इन सब के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर समझते हैं। लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख तो आएगा ही। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है, छलावा, कि वो सब कल्पनाएं हैं, उनके पीछे नहीं जाना है। हमें यह संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना डट कर करें। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हमें इन छायाओं के दूर चले जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और भी बढ़ जाएगा। तो कर्म, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथन याद है ना बेटा, कि अपने कर्म पर फोकस्ड रहो, अपनी ड्यूटी पर आप फोकस्ड रहिए तो दुनिया आपको सलाम करेगी। यदि आपने इन पर फोकस नहीं किया तो आपको दुनिया को सलाम करना पड़ेगा, जी हजूरी करनी पड़ेगी। इसलिए अपने कर्म पर बलबूते पर रहिए और आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करिए। काव्यांश 3। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी है पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब फिर ये बैठे हैं उदास, चुपचाप, शांत। ये कौन? मनुष्य।
सिर्फ एक ये नहीं बैठा है, हर मनुष्य का यही होता है परिणाम यदि वो लगा रहता है मोह माया के पीछे। धन, वैभव, यश चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, पैसा, पता चलो यहाँ पैसा, वहाँ पैसा, कहाँ पैसा। पैसे में क्या हो जाएगा? चिता तो चंदन की लकड़ियों से ही जलनी है। जमीन भी हमें 2 गज जमीन चाहिए एक शरीर के लिए जितना, फिर उतना अधिक करने की क्या आवश्यकता है? आपने सुना है ना, जेते पांव पसारिए तेती लांबी खौर। ठीक है, दुविधा हतसाह से दिखता है पंथ नहीं। कभी कभी बहुत दुविधा में फंस जाते हैं, कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है कि करें क्या, यहाँ जाएं, कहाँ जाएं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि अक्सर हम लोगों को क्या लगता है, मनुष्य की प्रवृत्ति की बात करती हूँ, ना मेरी ना आपकी, हर एक कॉमन पर्सन की बात करते हैं हम, कि क्या लगता है कि जिनके पास धन दौलत ऐशो आराम गाड़ी बंगले सब कुछ है वो बहुत सुखी हैं। ऐसा दूर से देखने पर लगता है। देह सुखी है पर मन के दुख का अंत नहीं। क्या पता कि उनके मन में कितना बड़ा दुख हो। जितने बड़े लोग उतनी बड़ी चिंता। यदि छोटा सा उदाहरण दूं कि एक मजदूर है, यदि वो कर्ज लेगा भी तो कितना, 1000 रुपए का ना, और एक बड़े लोग लाखों करोड़ों का कर्ज लेकर घूमते रहते हैं बिंदास। तो जितना हम अपने आप को सीमित रखेंगे, आवश्यकताएं पूरी होना चाहिए, साधु ना भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, बस हम और हमारा परिवार, हमारे अपने परिजन, और कोई दरवाजे पर आ जाए तो उसको भी हम खुश प्रसन्न होकर दे सकें। अक्सर क्या होता है, जिसके पास जितना अधिक होता है वो उतना ही हाथ से खोलता है, इच्छा ही नहीं करता है किसी को कुछ देने की। मानवीय प्रवृत्ति है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए शरद ऋतु है, शरद पूर्णिमा सुना है, पूर्णमासी को फुल मून होता है पूरा, और पूरी चांदनी रात जाती है ना, हंसती हुई खिलखिलाती हुई चांदनी रात। अब क्या दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। यदि चांदनी रात का समय है, पूर्णिमा का दिन है और बादल छा गए, चांद नहीं दिख रहा है, अब हम दुखी हो गए, ओ आज तो पूर्णिमा थी, चांद ही नहीं दिख रहा। हाँ, करवा चौथ की याद आई मुझे। करवा चौथ में चांद का बेसब्री से इंतजार होता है कि कब आएगा चांद, कब खिलेगा व्रत और कब करेंगे भोजन। ठीक है, तो अब हमें वो दुख नहीं देना है, अर्थात दुखी नहीं होना है कि जो होना है वो होकर रहेगा। हमारे दुखी होने से प्रकृति अपना स्वरूप परिवर्तित नहीं करने वाली। प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएंगे हमारे दुखी होने से, रोने से, चीखने से, चिल्लाने से। जो होना होगा वो होकर रहेगा। ठीक है, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। अब वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, लेकिन वसंत ऋतु आई और फूल नहीं खिले, हम दुखी हो गए। फिर देखो वसंत ऋतु आ गई है लेकिन कहीं भी फूल नजर नहीं आ रहा है, फिर हम दुखी हो गए। आपके दुखी होने से क्या सारे फूल खिल जाएंगे? क्यों दुखी होना है भाई? जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। जो नहीं मिला, जो नहीं खिला, जो नहीं हुआ, उसको भूल जाओ। भविष्य के बारे में आपको बहुत अच्छा सोचना है, वर्तमान को करना है। तो यहाँ पर यही है, कभी कभी हमें उपलब्धियाँ, जब हमें उपलब्धियाँ मिलनी होती हैं तब उपलब्धि नहीं मिली। कुछ समय बीत जाने पर यदि हमें उपलब्धि मिल जाए तो उस पर भी हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि अब क्या है, अब क्या होता है, अब उपलब्धि मिलने से क्या हुआ, तब मिलनी थी, मिली ना, उसमें खुश हो जाइए। कवि कहते हैं कि आज के इस युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है और उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह अपना साहस खो बैठता है। कवि का मानना है कि इंसान को कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, वह कभी खुश ही नहीं रह सकता। अर्थात वह बाहर से तो सुखी दिखता है पर उसका मन किसी न किसी कारण से दुखी होता रहता है। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी हो परंतु हमारी आत्मा के दुखों की कोई सीमा ही नहीं होती है। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी करके बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का ना खिलना हो या वसंत ऋतु के चले जाने पर फूलों का खिलना हो। हम इन सब चीज़ों के विलाप में खुद को दुखी करके बैठे रहते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा। जस्ट छोड़ो ना। हाँ, अपने जीवन को अच्छे से जियो, जो है उसके बारे में सोचो। इसलिए कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जो चीज़ हमें ना मिले या फिर जो चीज़ हमारे बस में ना हो, उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं है, बल्कि हमें यथार्थ की कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए एवं एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। सिर्फ कल्पना। और वो कब होगा? जब हम वर्तमान को
सुदृढ़ बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, तब, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया? आशा करती हूं आपको ये पंक्तियां, ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आई ना बेटा? कि छाया मत छूना, अर्थात कवि ने छाया को छूने से मना क्यों किया है? और छाया कवि ने किसे कहा है? छाया कवि ने कहा है विगत स्मृतियों को। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यस, ऐसा होता है। तो हमारे पास जो है, सबसे पहले तो हमें उसे अच्छे से रखना है, अच्छे से समझना है। यदि हमने उसको जो है उसको भी टाल दिया, जो भूतकाल की यादों को हम याद करते रहे, तो वर्तमान की समय हमसे चला जाएगा, और जो हम कर सकते थे वो भी हम नहीं कर पाएंगे। फिर हम कल, फिर आने वाले कल को पछताते रहेंगे। समय तो रेत की भांति है, फिसलता जाता है, फिसलता जाता है, कभी नहीं आ पाता हाथ में। तो हमें अपने वर्तमान पर फोकस्ड रहना है और किसी प्रकार की चिंता में नहीं खोना है, क्योंकि चिंता में यदि बिंदु हटा दी जाए तो वो चिता का रूप ले लेती है। तो अपने जीवन में खुश होकर जीना है, स्वस्थ रहना है, एकदम बिंदास तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल इसी तरह से हमें अपना जीवन जीना है। ठीक है? ठीक है बेटा, चलते हैं प्रश्न की ओर कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। एक शब्द आया यथार्थ, इससे पहले भी आया था। मैंने बताया था आपको कि यथार्थ का अर्थात है, यथार्थ मीन्स वास्तविकता। अब कवि ने क्यों कहा है कि जो वास्तविक है, जो सच है, जो वर्तमान है, उसका पूजन करना चाहिए, उसकी पूजा करना चाहिए। आइए देखते हैं। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है। जो है वही सच्चाई है। क्या होगा, क्या हो चुका, जस्ट लीव ऑल दैट। कोई काम का नहीं है यदि हम उन विचारों में खोए रहेंगे तो। बीते समय की सुखद यादों में खोए रहने से वर्तमान का यथार्थ अच्छा नहीं बन जाता। वर्तमान में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं, उन्हें ना स्वीकारना, उनसे पलायन करना पता है ना, भागना, कायरता के लक्षण है। हमें कठिन यथार्थ का साहस से सामना करना चाहिए तथा उन पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इससे भविष्य को सुंदर और सुखमय बनाने का हौसला मिलता है, क्योंकि हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न आया है दूसरा, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृतृष्णा है, हर चंद्रिका में छुपी एक रात कृष्णा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कवि। बड़प्पन का एहसास यानी महान होने का सुख एक झूठा आभास है कि मुझे ऐसा करना है, मैं बिल्कुल सर्वशक्तिमान बन जाऊं। जिस तरह हिरण रेगिस्तान में पानी की आस में सूर्य की किरणों की चमक को जल मानकर उसके पीछे भटकते रहता है, बड़प्पन का भी एहसास ऐसा ही होता है। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की काली रात आती है, उसी तरह जीवन में सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। इस सत्य को हमें स्वीकार करना ही चाहिए। ये नहीं है कि दुख आ गया तो अब हमें लगेगा कि अब तो हमें दुखी रहना होगा पूरा जीवन, ऐसा नहीं है। दुख है तो सुख भी आएगा, और सुख है तो दुख भी आएगा। दुख के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है। छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने से मना क्यों किया है? पहले तो बताना है कि छाया का अर्थ क्या है, फिर बताना है कि कवि ने उसे छूने से मना किया, मतलब क्यों किया है। छूने का अर्थ यादों से, मतलब यादों को याद नहीं करना है, बीती हुई बातों को। छाया शब्द स्मृतियों के स्मरण के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। वर्तमान के दुखी समय में पुराने समय के सुखद क्षणों को ज्यादा याद करने से मन और भी दुखी हो जाता है। भले ही वो अच्छी स्मृतियां रही हों, लेकिन यदि वर्तमान में हम दुखी हैं और उन यादों को याद करेंगे जो अच्छी थी, तो हमें और दुख होगा कि काश वैसे दिन फिर से लौट आते। तो छोड़िए, जो है वो ठीक है। इसीलिए हमें उन स्मृतियों को भुलाकर वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि वही है जो है कठिन यथार्थ, कर तू उसका पूजन। प्रश्न है अगला, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, जैसे कठिन यथार्थ, यथार्थ तो है लेकिन वो भी है कैसा, कठिन। अब विशेषण है तो कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर बताइए, और यह भी बताइए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता
पैदा हुई या उत्पन्न हुई। जैसे यथार्थ के आगे कठिन जुड़ा, उसी तरह से देखते हैं क्या हुआ है, दुख दूना। यहां दुख दूना में दूना विशेषण है, दुख तो है लेकिन दूना विशेषण लगने से और डबल हो जाता है वो, ठीक है। तो यहां पर दूना विशेषण शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। जीवित क्षण, यहां जीवित विशेषण है, क्षण तो है लेकिन क्षण को जीवित कहा है। शब्द के द्वारा क्षण को चलायमान अर्थात उसके जीवंत होने को दिखाया गया है। सुरंग सुधियां, यहां सुरंग विशेषण है, शब्द के द्वारा सुधि या यादों का रंग बिरंगा होना दर्शाया गया है। तो विशेषण के प्रयोग से जो शब्द है वो अधिक और स्पष्ट हो जाता है और उस पर फोकस करने का मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब लिखा है एक रात कृष्णा, यहां एक कृष्णा शब्द द्वारा रात की कालिमा अर्थात अंधकार को दर्शाया गया है। शरद रात, यहां शरद विशेषण शब्द रात की रंगीनी और मोहकता को उजागर करता है। रस बसंत, बसंत तो है लेकिन रस, तो यहां पर रस विशेषण है, इसको अधिक रसीला, मनमोहक और मनोहर बना रहा है, ठीक है। मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। मृग तृष्णा का क्या अर्थ है, लालच, ऐसा कुछ। गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान में दूर सूर्य की किरणों द्वारा उत्पन्न चमक से पानी होने का एहसास किसको होता है, हिरणों को, परंतु वहां पर कुछ नहीं होता। इस भ्रम की स्थिति को मृग तृष्णा कहा जाता है। इसका प्रयोग कविता में बड़प्पन के एहसास के अर्थ में हुआ है, ठीक है। जैसे रेगिस्तान में हिरण को लगता है पानी है, वो भटकता रहता है और प्राण त्याग देता है। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है, कौन सी पंक्ति है जिससे ये अर्थ लगता है। देखते हैं कि क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। यहां पर क्या पूछा है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, जो हो चुका है उसको भूल जाए, बिसारना मीन्स भूलना, आगे की सुधि लेना मीन्स आगे का ध्यान देना है, आगे पर भविष्य पर ही ध्यान देना है। तो क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। जो नहीं है, जो नहीं मिला है, पास्ट की बात करें, यदि हम भूतकाल की बात करें, उसी को लेकर हम रोना रोते रहेंगे, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब क्या करें। छोड़ो ना उसको, छोड़ो बेकार की बातों को, नहीं तो वर्तमान चला जाएगा हाथ से। इन पंक्तियों में बीती ताही विसार दे आगे की सुधिलेह का भाव झलकता है। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए कि कविता में ऐसे कौन कौन से कारणों को बताया गया है जो दुख के कारण बन जाते हैं। अब है बीते सुखमय दिनों की यादें जिनकी याद हमें वर्तमान में दुखी बनाती है। यस, बीते समय की असफलता जिनकी याद कर हम फिर से दुखी हो जाते हैं। कभी असफल हुए होंगे हम और वर्तमान में उन्हें याद करके कितना बुरा हुआ था, मैच हार गए थे हम, फिर से हम दुखी हो गए। तो नहीं करना है कुछ भी याद। यश, धन और बड़प्पन की चाहत जिसे पाने के लिए मनुष्य यहाँ वहां भटकता रहता है, किसकी तरह, प्यासे मृगों की तरह, ठीक है। वर्तमान के कठिन यथार्थ को ना स्वीकार कर पाने और उनसे पलायन मतलब भागना, पलायन मीन्स भागने की प्रवृत्ति से भी मनुष्य दुखी हो जाता है। जो वास्तविकता है उस पर ध्यान नहीं देना है, मतलब जो हो रहा है उसको नहीं, जो मतलब पलायन, उससे भागना है और आगे का सोचना है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अरे पहले फोकस तो रहो, फोकस्ड तो रहो अपने वर्तमान पर, बाकी सब तो अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। कहते हैं ना कि यदि हम कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे, पैसे के पीछे नहीं भागना है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बेटा पैसे के पीछे मत भागो, और बिल्कुल सही कहते हैं। क्यों कि पैसे के पीछे भागेंगे तो हम भूल जाएंगे कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ हम सही तरह से पहुंच पाएंगे, बस वहीं भागते जाएंगे। अपने काम के पीछे भागो तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। एंड इट इज वेरी 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 ट्रू। उचित अवसर पर सफलता ना मिलने पर भी मनुष्य दुखी हो जाता है। यदि सही अवसर पर उसको सफलता ना मिले तब भी दुखी हो जाता है। जैसे आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, मेडल सर्टिफिकेट्स जो आपको मिलने थे वो नहीं मिला है, उस समय नहीं अरेंज हो पाए, अब बाद में मिलेंगे
तब तो दिए नहीं थे, अब दे रहे हैं, तो जब मिल रहा है सब ले लो ना, हंसकर स्वागत करो, नहीं तो ये पल भी बीत जाएंगे, वर्तमान भी भूत हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियां संजो कर रखी हैं, बताएंगे मुझे कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसी यादें हैं जो सुख देती हैं, आपको अंदर से खुश कर देती है, अंदर से गुदगुदा देती हैं, कुछ है ऐसी बातें, बताइए। तो ये लिखा है यहाँ पर कि छात्र अपने जीवन की मधुर स्मृतियों के बारे में स्वयं लिखेंगे और आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैडम मैं जब छोटा था या ये है तब ऐसा हुआ था, जब मैं 9th क्लास में था तो मुझे अवार्ड मिला था, या फिर मैं जब हम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में खेल रहे थे तब हम जीत गए थे, या फिर हार गए थे, हारने में मजा आया। मैदान का हारा हुआ हारा नहीं माना जाता, मन से जो हार गया उसे हारा मानते हैं। तो कभी भी असफल हो जाए या कभी गेम्स या कुछ होते हैं उसमें हार जाए तो निराश नहीं होना है। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर, कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित बताइए। यदि समय बीत जाने पर कोई अचीवमेंट मिलता है, कोई उपलब्धि मिलती है, तो क्या वो हमें खुशी देती है? यदि हाँ तो तर्क दीजिए, यदि नहीं तब भी तर्क दीजिए। अपने विचारों को बताना है आपको कि क्या कवि सही मानते हैं कि यदि समय बीत जाए और हमें उपलब्धि मिले तो उसका भी स्वागत करना चाहिए, वेलकम वेलकम करना चाहिए कि नहीं? आइए देखते हैं। कवि भले ही ऐसा मानता हो कि समय बीत जाने पर उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है, परंतु समय पर मिलने वाली उपलब्धि का आनंद ही कुछ और होता है। यस, बिल्कुल सही है कि जो जब होना चाहिए तब हो जाए तो खुशी 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी हो जाती है, और समय बीत जाने पर उतना अच्छे से हम उसका स्वागत नहीं कर पाते हैं और ना ही उतना आनंद मिलता है। लेकिन फिर भी यदि परिश्रम के तुरंत बाद सफलता और दिन भर के परिश्रम के बाद मजदूरी नहीं मिले, मान लीजिए कोई मजदूर है, वो दिन भर से एक इमारत बनाने में अपना खून पसीना एक कर रहा है, शाम को उसको डेली वेजेस पर है तो शाम को उसको पैसे मिलने थे, अब उस दिन मालिक ने कह दिया कि आज आपको नहीं दे पाएंगे, कल देंगे, तो वो निराश हो जाता है क्योंकि वो तो उसी पर डिपेंडेंट है ना, उसी पर आश्रित है, तो उसको तो दुख होगा। लेकिन यदि जिनके पास कुछ है, यदि हम पैसे की बात ना करें, आर्थिक उसकी बात ना करें, खुशी की, सिर्फ और सिर्फ खुशी या प्रसन्नता की बात करें, तब भी हमें ऐसा लगता है कि अब मिलना चाहिए, एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र, एक मेडल हमें अपार खुशी दे जाता है। फिर क्या होता है? परिश्रम के बाद मजदूरी नहीं मिलती है तो मन में निराशा जन्म ले लेती है। इसके विपरीत समय पर मिलने वाली सफलता से मन उत्साहित हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है बहुत अच्छे से। इससे भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है कि अब हम और करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे, कविता की व्याख्या भी समझ में आई होगी, और कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। आया ना बेटा कि हमें भूतकाल, भूत खतरनाक वाला भूत नहीं, भूतकाल, पास्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है, जो हो चुका है जस्ट उसको भूल जाइए। वर्तमान में जीना है, जो हो रहा है उस पर हमें आश्रित रहना है, ताकि यदि हम अपने वर्तमान को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेंगे तो भविष्य अपने आप हमारे हाथों में होगा, हमारी हथेली में होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने प्रश्न अभ्यास भी किया। प्रश्न अभ्यास के साथ साथ आपने बड़े अच्छे से कुछ सोचा विचारा होगा, थिंकिंग स्किल डेवलप हुई होगी। ठीक है, अब आपको बता दूं कि हिंदी के वीडियोस या फिर अपने पसंदीदा विषय के वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स पर देखने के लिए आपको क्या करना होगा, समय बर्बाद नहीं होगा आपका, साथ ही साथ जो जब देखना है तब आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियोस की बात कर रही हूँ। क्या देखना है आपको? क्या आपको अपनी ही क्लास अर्थात 10th क्लास के इंग्लिश मीडियम CBSE आपके सब्जेक्ट वीडियोस देखनी है, या फिर आपको CBSE हिंदी मीडियम में आपके अपने वीडियोस देखना है, या फिर आपको स्पोकन इंग्लिश घर बैठे बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, या फिर आपको अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे NTSC ओलंपियाड उनसे रिलेटेड वीडियोस देखना है, यूपी बोर्ड संबंधी वीडियोस देखना है। क्या देखना है आप बताइए? तो जो आप कहेंगे बस उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगे वीडियोस। यस, आप हिंदी मीडियम CBSE हिंदी मीडियम वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने विषय को हिंदी मीडियम में आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, जन जन की भाषा है, और हिंदी भाषा में जितने अच्छे से हमें समझ में आता है उतना अच्छा हमें किसी अन्य भाषा में नहीं आता होगा। पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, आ भी सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि थॉट प्रोसेस हिंदी, सपने हिंदी,
ठीक है, अन्य भाषाओं का सीखना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हमारी मातृभाषा, हमारी राजभाषा, हमारी हिंदी भाषा यदि हमें आती है तो हमें बहुत गर्व महसूस करना है उस पर। तो हमें अपने विषय के वीडियोस हिंदी भाषा में देखना है, बिल्कुल क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे क्या देखना चाहते हैं, क्या है आप, क्या भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, गणित पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, या हिंदी ही पढ़ना चाहते हैं, या फिर पढ़ना चाहते हैं सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। जिस भी विषय के वीडियोस आपको देखना है जस्ट आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ढेर सारे उसी विषय के वीडियोस आ जाएंगे। फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या देखना है, पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास, या बहुविकल्पीय प्रश्न, या फिर वन शॉट रिवीजन, क्या देखना है आपको, सब कुछ जो देखना है वो। आपको हिंदी, ओके, हिंदी कक्षा 10वीं क्लिक कर दीजिए, आपकी लाली वर्मा मैडम आ जाएंगी क्लिक करते ही। बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखेगा कि आप देखना क्या चाहते हैं भाई, पाठ समरी, या फिर पहले आप पाठ्यक्रम देखना है, प्रश्न अभ्यास देखना है, या वन शॉट वीडियोस देखना है, या रिवीजन देखना है, तो वो आप पर निर्भर करता है। आपको बस क्लिक करना है, क्या देखना चाहते हैं बताइए। पाठ्यक्रम सिलेबस, वेरी नाइस, बिल्कुल क्लिक कर दीजिए पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा, चिंचन बिल्कुल हाजिर है आपके लिए बच्चों ये वीडियो, जिसके अंतर्गत आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक जो कि कोर्स ए 10th एनसीईआरटी, हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तिकाएं हैं हमारी। कोर्स ए में है हमारी क्षितिज और कृतिका, कोर्स बी में है हमारी स्पर्श और संचयन। आपके स्कूल में यदि कोर्स ए चलता है तो ऑफ कोर्स आपकी क्षितिज और कृतिकाएं होंगी, और यदि कोर्स बी चलता है तो स्पर्श और संचयन होगी। कितने चैप्टर्स हैं, कौन कवि हैं, कौन लेखक हैं, क्या काव्यखंड में भी कबीरदास भी हैं जो आपने विगत कक्षाओं में पढ़े होंगे, या फिर कृतिका, कृतिका में क्या होगा, क्या इसमें भी कविताएं होंगी, सब कुछ उत्तर मिलेगा यहाँ। वीडियोस तो देखिए आप, वीडियो यदि आप देखते हैं, यदि नहीं आपको वीडियो तो देखना ही है। वीडियो देखने के साथ ही साथ आपके जितने भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे दिमाग में, या जितने भी प्रश्नों का जाल बिछा होगा आपके मस्तिष्क में, सबका समाधान, सबका सॉल्यूशन होगा इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा तो इतने चैप्टर्स हैं, ये इनके राइटर्स हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कवयित्री हैं, लेखक हैं, लेखिकाएं हैं। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। इसके साथ ही साथ हमें क्या करना है बताइए। अच्छा बिल्कुल, बहुत सही जवाब दिया आपने मैडम। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, शेयर करना भी नहीं भूलना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। आई नो कि आप बहुत बड़े वाले हैं, अर्थात आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं ना वो बहुत हद वाली संख्या में हैं। तो जितने भी आपके परिचित हैं, आपके अपने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या जिसको भी वीडियोस देखना है, सबको आप लिंक शेयर करिए। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ही है बेटा। और एक बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाइफ टाइम, हमेशा के लिए फ्री वीडियोस प्रोवाइड करेगा। यस, करेगा मीन्स करेगा, हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। ये नहीं कि आज कह दिया कुछ और हम फिर दूसरे दिन कुछ और, ऐसा नहीं। ठीक है, ट्रस्ट हमारे बीच की एक कड़ी है, वो हमेशा बनी रहेगी। मजबूत कड़ी के आधार पर हम और आपका जो रिश्ता है वो मजबूत बना रहेगा और स्ट्रांग होता जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि एक लौता ये जो माध्यम है, ये जो चैनल है, वो लाया है आप सबके लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा, स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। बेटा कहीं कुछ मिलता है क्या फ्री में? घर से बाहर निकलिए, आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। क्या देखना है, मान लीजिए आप जो भी कुछ भी देखें, चाहे आप गेम खेलें, कहीं ना कहीं से तो आपको कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ता है, करना पड़ता है ना। लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको कोई पे नहीं करना है, कभी भी आपको पेड सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपसे नहीं कहेंगे कि बस 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 बहुत हो चुका, अब हम पैसे लेंगे। नो, आपका साथ बना रहे यही काफ़ी है हमारे लिए। तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।